Hello, today we will discuss Maxwell equation in conducting medium और electromagnetic wave equation in conducting medium या electromagnetic wave कैसे propagate करती है in conducting medium, उसकी properties में क्या change आता है ना, ये सब हम discuss करने वाले हैं आज। तो मैक्सवेल इक्वेशन अगर हमें कंडक्टिंग मीडियम की बात करूं तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। सिमिलरली हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैक्सवेल इक्वेशन चाहिए। तो हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है, तो मैक्सवेल इक्वेशंस आर, पहली मैक्सवेल इक्वेशन क्या है हमारी, डाइवर्जेंस E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लेते हैं, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग मीडियम के लिए, तो हमारी कितनी हो जाएगी, रो अपॉन एप्सिलॉन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0। थर्ड क्या हो जाएगी हमारी, कर्ल E इक्वल टू माइनस कर्ली B ओवर कर्ली T। फोर्थ क्या हो जाएगी हमारी, कर्ल B इक्वल टू म्यू J प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली E ओवर कर्ली T। These are the Maxwell first, second, third and fourth equation। ठीक है भाई। अब हम इन इक्वेशन को किस में ड्राइव करना चाह रहे हैं, कंडक्टिंग मीडियम में। और अगर हम किसी कंडक्टर की बात करें तो इन कंडक्टर देयर में भी चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी, कहीं ना कहीं इस कंडक्टर में क्या करती है, चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इन वेक्टर फॉर्म अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ कितनी होती है हमारी, पहले यहां पर लिख देंगे, इन देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमें पता है कंडक्टर में चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी एग्जिस्ट करती है। तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ J इक्वल टू कितनी होती है हमारी, सिग्मा E। वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ कितनी होती है, J इक्वल टू सिग्मा E। तो J की वैल्यू सिर्फ किस में है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में। देन मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बिकम, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कितनी हो जाएगी हमारी, कर्ल B इक्वल टू म्यू, J की वैल्यू कितनी रखनी है ओम्स लॉ से, अगर वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ क्या होती है, J इक्वल टू सिग्मा E, तो सिग्मा E से, तो सिग्मा E प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली E ओवर कर्ली T, इक्वेशन नंबर 5। तो दीज आर द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन हमारी, जो हमने ओम्स लॉ को अप्लाई करके, क्योंकि कंडक्टर में कहीं ना कहीं चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी एग्जिस्ट करती है, तो हमने J ओम्स लॉ से, तो जो ओम्स लॉ एग्जिस्ट करेगी तो J इक्वल टू सिग्मा E होता है, उसकी वैल्यू को हमने मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में रखकर मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है भाई। अगर मैं अब कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में कहीं ना कहीं हमारा जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, वो रिड्यूस होती जा रही है, धीरे धीरे क्या होती है, रिड्यूस होती है, और रिड्यूस होकर एट ए टाइम एक पर्टिकुलर वैल्यू कितनी हो जाती है, चार्ज डेंसिटी की 0 हो जाती है। उसको भी डिस्कस करते हैं कैसे। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि, ठीक है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम इसका डेरिवेशन करना चाहते हैं, ड्राइविंग करना चाहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन को इन कंडक्टिंग मीडियम में थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू कंडक्टर, वी विल वेट, हम इंतजार करेंगे कब तक कि जो आपका चार्ज डेंसिटी है वो चार्ज धीरे धीरे क्या होगा, डिसअपियर होता है इन कंडक्टर, रिड्यूस होता चला जाता है, और वो कब, जब वो 0 हो जाए, यानी कि उसमें जब इनसाइड द कंडक्टर कोई चार्ज एग्जिस्ट ना करे, यानी कि चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाए, 0। वो क्यों होता है उसको, इस स्टेटमेंट को समझ लो। अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करूं तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है डाइवर्जेंस J प्लस कर्ली रो ओवर कर्ली T इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। हम इस स्टेटमेंट को समझ रहे हैं कि रो, हमने यहां पर एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए, रिजल्ट को ड्राइव करने के लिए हमने रो की वैल्यू को कंडक्टर के अंदर, जबकि चार्ज एग्जिस्ट करता है कंडक्टर के सरफेस पर कहीं ना कहीं, तो इनसाइड एक टाइम का वेट करते हैं कि जब चार्ज 0 हो जाए, तो वो चार्ज या करंट उस कंडक्टर के इनसाइड 0 क्यों हो रही है, हम रो को 0 क्यों ले रहे हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है हमारी, डाइवर्जेंस J प्लस डेल ओवर डेल T इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, डाइवर्जेंस J इक्वल टू माइनस कर्ली रो ओवर कर्ली T। तो इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है, डिक्रीमेंट, भाई J क्या है, करंट डेंसिटी, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिक्रीमेंट इन
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्विवेलेंट टू ए, डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस का मतलब या तो इनसाइड या आउटवर्ड डाइवर्ज होना, तो आउटवर्ड जो करंट फ्लो कर रही है उसके बराबर। डिक्रीमेंट इन चार्ज डेंसिटी, एनी डिक्रीमेंट इन चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू एनी आउटफ्लो ऑफ करंट। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है कि डिक्रीमेंट इन एनी चार्ज डेंसिटी में डिक्रीमेंट इज इक्विवेलेंट टू एनी आउटफ्लो। डाइवर्जेंस का मतलब आउट में डाइवर्ज होना, इनसाइड या आउटसाइड, तो आउटफ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अगर मैं यहां पर जे की वैल्यू रख दूं तो जे की वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, डेल डॉट जे की वैल्यू कितनी है हमारी, सिग्मा ई, ओम्स लॉ से जे की वैल्यू कितनी है, सिग्मा ई, हमने सिग्मा ई रख दिया इक्वल टू माइनस कर्ली रो ओवर कर्ली टी। सिग्मा कॉमन ले लोगे तो आप इस यहां से क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल डॉट ई इक्वल टू माइनस कर्ली रो ओवर कर्ली टी। डाइवर्जेंस ई, और डाइवर्जेंस ई की वैल्यू मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से कितनी है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से कितना होगा सिग्मा, डाइवर्जेंस ई की वैल्यू हमने यहां से रख दी, कितनी हो गई, रो अपॉन एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस कर्ली रो ओवर कर्ली टी। ठीक है भाई, इसको हम एक तरफ कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डेल डी रो ओवर रो को इधर ले आए, डी रो ओवर रो इक्वल टू माइनस, इसको इधर ले आओ, माइनस इधर आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी टी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी टी। इंटीग्रेट कर दो इस इक्वेशन को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन डी रो ओवर रो इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डी टी। ठीक है भाई, इसको इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, यहां से लॉग रो इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी प्लस सी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर ए मान लेंगे हम। हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट सी की वैल्यू, तो इनिशियली अगर मैं टाइम की बात करूं तो t इक्वल टू कितना होता है, 0, इनिशियली टाइम कितना 0, तब देन उस टाइम पर करंट डेंसिटी रो की वैल्यू कितनी मानी मैंने, कि उस टाइम पर रो नोट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी, रो नोट। तो रो इक्वल टू कितना होगा, इनिशियल वैल्यू के बराबर होगा रो नोट के, जब टाइम हमारा 0 है, इनिशियली की बात कर रहे हैं, तो इसमें पुट कर दो, तो लॉग ये हो जाएगा रो नोट, रो की जगह कितना आ गया, रो नोट, और टी की 0 रखते 0 इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, लॉग रो नोट। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लॉग रो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी प्लस लॉग रो नोट। ठीक है, लॉग रो नोट को इधर ले आओ, तो लॉग रो माइनस लॉग रो नोट इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, लॉग रो अपॉन रो नोट, लॉग रो माइनस लॉग रो नोट को क्या ले सकते हैं, लॉग रो माइनस रो नोट इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी। दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लो, टेकिंग एक्सपोनेंशियल, तो यहां से कितना हो जाएगा, e टू द पावर लॉग रो अपॉन रो नोट इक्वल टू e टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी। तो यहां से कितना मिल गया, लॉग से एक्सपोनेंशियल कट गया, तो रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू e टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी। तो रो इक्वल टू कितना हो गया हमारा, रो नॉट e टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी। अगर मैं इसके टाइम के फॉर्म में लिखना चाहूं तो रो इज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो रो इज द फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल टू रो नॉट e टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टी। यानी कि चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ साथ कैसे डिक्रीज हो रहा है, चार्ज डेंसिटी में ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी आर नॉट, एक्सपोनेंशियली चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी 0 हो जाएगी। अगर मैं इसमें बात करूं कैरेक्टरिस्टिक टाइम, तो टाउ इज सिग्मा, टाउ इज एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक टाइम बोलते हैं। अगर टाइम t इज इक्विवेलेंट टू कैरेक्टरिस्टिक टाइम, अगर मेरा टाइम है धीरे धीरे किसके बराबर हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक टाइम के बराबर हो जाए, तो रो एट ए टाइम टाउ, कैरेक्टरिस्टिक टाइम पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, रो नॉट e टू द पावर माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन
इंटू टाइम करेक्टरिस्टिक टाइम कितना होता है हमारा एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा को क्या बोलते हैं हम करेक्टरिस्टिक टाइम बोलते हैं किसी भी वेव के लिए। तो सिग्मा से सिग्मा कैसे एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है रो एट करेक्टरिस्टिक टाइम टी रो नॉट इंटू ई टू द पावर -1 इक्वल टू रो नॉट अपॉन ई। कितनी आ गई रो नॉट यानी कि 1 अपॉन ई टाइम्स ऑफ इनिशियल चार्ज डेंसिटी, यानी कि टाइम पर आपकी करंट डेंसिटी क्या हो रही है इनिशियल वैल्यू की रो टाइम्स 1 अपॉन ई टाइम्स हो रही है। ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है या फिर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की वैल्यू 0.37 ऑफ रो नॉट। अगर मैं कर्व प्लॉट करूं टाइम में और चार्ज डेंसिटी में रो एट टी और टी में, तो इनिशियली वैल्यू कितनी होती है इसकी रो नॉट से स्टार्ट होगी और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। क्लियरली टाइम के साथ साथ इनिशियल वैल्यू कितनी है टी इक्वल टू 0 रो नॉट, इनिशियल वैल्यू कितनी है टी इक्वल टू 0 पर रो नॉट, तो रो नॉट से स्टार्ट होगी और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम यानी कि अगर ये टाइम टाउ है, अगर ये टाइम करेक्टरिस्टिक टाइम है टाउ, तो इस टाइम पर जो ये इसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी हो जाएगी रो नॉट अपॉन ई, और धीरे धीरे चार्ज डेंसिटी हमारी क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी 0। तो हम वेट करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को ड्राइव करने के लिए जब हमारी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाए रिड्यूस होकर 0 हो जाए, और उसको हम लेते हैं रो इक्वल टू 0। तो इसको नोट करना चाहें तो इसको नोट कर लेंगे एक बार। तो रो की वैल्यू को मैक्सवेल की इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो रो किस में आ रहा है सिर्फ मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन में, देन मैक्सवेल इक्वेशन मैक्सवेल की इक्वेशन क्या हो जाएंगी हमारी चारों चारों मैं सिर्फ कर देता हूं। फर्स्ट मैक्सवेल कितनी होगी डाइवर्जेंस E इक्वल टू 0, रो की वैल्यू कितनी रख दी 0, सेकंड सेम रहेगी डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0, थर्ड कितनी हो जाएगी हमारी कर्ल E इक्वल टू माइनस कर्ली B ओवर कर्ली T, फोर्थ कितनी हो जाएगी कर्ल B इक्वल टू कितनी आई थी हमारी म्यू सिग्मा E प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली E ओवर कर्ली T। इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 and 9, and these are the Maxwell equation in conducting medium. These are the Maxwell's equations in conducting. These are the Maxwell equation in conducting medium. ठीक है भाई, अब मुझे इनकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी कोई वेव चलती है ना, कोई वेव की इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है, अगर मैं जनरल वेव इक्वेशन लिखूं डेल स्क्वायर साई प्लस 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल टी स्क्वायर। दिस इज द जनरल वेव इक्वेशन किसी वेव को रिप्रेजेंट करने की। हमने यहां पर मैटर वेव की इक्वेशन लिख दी कि अगर कोई मैटर वेव है तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी, ये आएगी। यानी कि यहां पर जो है या तो एक ही ऑपरेटर का, यहां पर किसका फंक्शन है साई का फंक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे किस किस के फंक्शन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रहा है, तो हम या तो ई की टर्म में निकालें या बी की टर्म में। तो हम मैक्सवेल की प्रोपोगेशन इक्वेशन निकालेंगे, वेव इक्वेशन निकालेंगे या तो इन टर्म्स ऑफ ई और या इन टर्म्स ऑफ एच। पहले हम निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ई। क्लियर है भाई, तो हेडिंग डाल देंगे इन टर्म्स ऑफ ई, ई की टर्म में निकालने हैं। तो ई की टर्म में निकालने हैं तो हमें सबसे पहले वो मैक्सवेल इक्वेशन चाहिए किसमें इन टर्म्स ऑफ ई, किसमें कंडक्टिंग मीडियम में। तो कंडक्टिंग मीडियम की कौन सी इक्वेशन चाहिए जो ई की है, तो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 8। लेकिन इक्वेशन 6 में राइट हैंड साइड क्या है 0, तो हमने फ्री स्पेस वाली जब करी थी, जब भी डिस्कस किया था, तो हम क्या करेंगे टेकिंग ऑफ इक्वेशन 8, हम क्या करेंगे इक्वेशन 8 का कर्ल लेंगे। जैसे कर्ल लेंगे तो यहां पर कर्ल कर्ल ई हो जाएगा और यहां क्या आ जाएगा कर्ल बी, और कर्ल बी की हमें वैल्यू पता है, तो और जो कि है ई की टर्म में, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा हमारा ई आ जाएगा। टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन ई, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी कर्ल 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 ई इक्वल टू कर्ल ऑफ माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी। ठीक है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं कर्ल कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, कर्ली डी ओवर कर्ली टी, और ये क्या आ जाएगा हमारा कर्ल बी। क्लियर है भाई, इक्वेशन नंबर इसे हम 10 डाल देंगे। और अकॉर्डिंग टू वेक्टर आइडेंटिटी कर्ल कर्ल ई
यानी कि कर्ल कर्ल ऑफ ए वेक्टर, अगर मैं एक वेक्टर आइडेंटिटी की बात करूं, कर्ल कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या होता है हमारा, इक्वल टू ग्रेड डाइवर्जेंस ए माइनस डेल स्क्वायर। किसी भी वेक्टर आइडेंटिटी का दो बार कर्ल लोगे तो उसको क्या निकल के आता है, उसका आप ग्रेड डाइवर्जेंस ए माइनस डेल स्क्वायर ए। यहां पर भी हमने कर्ल कर्ल ई लिया है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ग्रेड डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वायर ई। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी हमारी ग्रेड डाइवर्जेंस ई माइनस डेल स्क्वायर। हमने इस वेक्टर आइडेंटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज रहेगी डेल ओवर कर्ली डी ओवर कर्ली टी इंटू कर्ल बी। ठीक है भाई, अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो डाइवर्जेंस ई चाहिए, हमें क्या चाहिए डाइवर्जेंस ई, और दूसरा क्या चाहिए कर्ल बी। और डाइवर्जेंस ई और कर्ल बी कहां से चाहिए, कंडक्टिंग मीडियम के लिए डिफाइन कर रहे हैं, और कंडक्टिंग मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशन को ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 9, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 9, तो मैक्सवेल की इक्वेशन से यहां पर डाइवर्जेंस ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो ये टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस कर्ली डी ओवर कर्ली टी। कर्ल बी की वैल्यू कितनी है हमारी, म्यू सिग्मा ई प्लस म्यू एप्सिलॉन कर्ली ई ओवर कर्ली टी। ठीक है भाई, नेगेटिव माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो हमारी टर्म क्या आ जाएगी, इसको मैं हमारी टर्म आ जाएगी डेल स्क्वायर ई इक्वल टू, इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कर दूं, म्यू कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, म्यू सिग्मा कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा इनटू कर्ली ई ओवर कर्ली टी। इसमें प्लस म्यू एप्सिलॉन कांस्टेंट है, म्यू एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एक बार डेरिवेशन है, एक बार डिफरेंशिएशन और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कर्ली डी स्क्वायर ई ओवर कर्ली टी स्क्वायर। सारी टर्म को एक तरफ ले आओ तो हम किसको क्या ले सकते हैं, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई ओवर डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल स्क्वायर ई ओवर del t square equal to 0, and this is the equation of motion या wave equation in terms of E or in conducting medium. Similarly हमें किसके टर्म में चाहिए, B की टर्म में चाहिए, तो B की टर्म के लिए क्या करें हम, इक्वेशन 9 का, सिमिलरली टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 9, इक्वेशन 9 का कर्ल लो, तो इक्वेशन 9 का कर्ल लेके क्या हो जाएगा हमारा, कर्ल कर्ल बी इक्वल टू कर्ल म्यू सिग्मा ई प्लस कर्ल म्यू एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। चलना, तो ठीक है भाई, तो फिर से सिमिलरली जो हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था, यहां पर क्या हमने वेक्टर क्वांटिटी लगाई थी कर्ल ऑफ कर्ल ए, तो यहां पर फिर से लगा देंगे तो हमें सिमिलर एक इक्वेशन आ जाएगी मिलके, जैसे आई थी डेल स्क्वायर बी, ई की जगह क्या हो जाएगा बी माइनस म्यू सिग्मा डेल कर्ली बी ओवर कर्ली टी माइनस म्यू एप्सिलॉन कर्ली डी स्क्वायर ई ओवर कर्ली टी स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी बी। ठीक है, तो दे इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो हमने कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब प्रिपेयर करती है इन टर्म्स ऑफ ई और वी, उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन आएंगी उनको हमने ड्राइव कर दिया। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, अगर इक्वेशन 11 और 12 को आप देखोगे, ठीक है, तो दोनों की दोनों इक्वेशन क्या है, वेव इक्वेशन है ना, वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। ठीक है भाई, और दोनों की दोनों क्या आइडेंटिफाई करेंगी, प्लेन वेव सॉल्यूशन। तो द इक्वेशन 11 and 12 are plane wave and still admit the wave solution। ठीक है भाई, और प्लेन वेव का सॉल्यूशन कितना होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, E फंक्शन ऑफ RT
इक्वल टू कितना होता है ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने एक्स डायरेक्शन में माना है और वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है हमारी जेड डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बी आर टी इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में माना है मैंने वाई डायरेक्शन में। जनरल वेव सॉल्यूशन है E इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी और B इक्वल टू बी नॉट ई की पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। वेव इस इक्वेशन में हमारी एक्स जेड डायरेक्शन में चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में है। ठीक है भाई, अब इस वैल्यू को इक्वेशन 13 E की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 11 में रख दो और B की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 12 में पुट कर दो। तो सब पुटिंग इक्वेशन 13 इन इक्वेशन 11 एंड इक्वेशन 14 इन इक्वेशन 12। ठीक है, सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सॉल्यूशन है, जो प्लेन वेव सॉल्यूशन है, उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है कंडक्टिंग मीडियम में उसमें पुट कर दें और जो मैग्नेटिक फील्ड का सॉल्यूशन है उसे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसे नोट कर लो। ठीक है भाई, आगे डिस्कस करते हैं। तो जब इसको हम E को यहां पर पुट करेंगे तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है किसका जेड के रेस्पेक्ट में। तो एक्स और वाई कंपोनेंट क्योंकि डेल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। तो यहां डेल स्क्वायर है और डेल स्क्वायर वेव किधर प्रोपोगेट कर रही है सिर्फ एक्स जेड डायरेक्शन में। तो ये एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और वाई कंपोनेंट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में जेड के रेस्पेक्ट में कितने टाइम्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको जेड के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट टाइम किया तो जेड के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा यहां से आई के, हमें क्या मिलेगा आई के। फिर अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से क्या मिलेगा आई के। भाई इसको जेड के रेस्पेक्ट में डेल स्क्वायर ई है तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो आई के मिला, फिर आई के मिला 2 बार करने पर ई नॉट इंटू ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है अभी माइनस माइनस म्यू सिग्मा। अब टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना है तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा माइनस का आई ओमेगा इंटू माइनस का आई ओमेगा ई नॉट और डायरेक्शन रहेगी, डायरेक्शन भी तो है हमारी एक्स डायरेक्शन दी है इसमें एक्स कैप ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू एक्स कैप। फिर माइनस म्यू एप्सिलॉन। अब टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट है तो इसको जब टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करोगे माइनस ओमेगा टी 2 बार मिलेगा तो इनटू माइनस ओमेगा टी, एक बार डिफरेंशिएट किया फिर माइनस ओमेगा टी इंटू ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी इंटू एक्स कैप इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अगर आप देखोगे तो ई नॉट इसमें भी है, ई नॉट इसमें भी है और ई नॉट इसमें भी है, ई टू द पावर इसमें भी है, ई टू द पावर इसमें भी है, ई टू द पावर इसमें भी है। एक्स 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 ये सब की सब टर्म्स कैंसिल आउट हो गई तो रिमेनिंग टर्म अगर यहां से देखो तो क्या बचेगा आई स्क्वायर के स्क्वायर, यहां से माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आई म्यू सिग्मा ओमेगा, यहां से माइनस माइनस प्लस फिर माइनस तो माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहां से गड़बड़ कर दी, ओमेगा टी थोड़ी मिलेगा यहां से, यहां पर आई ओमेगा मिलेगा ना। हाँ यहां पर आई ओमेगा तो यहां भी तो आई ओमेगा ही आएगा, आई ओमेगा माइनस का आई ओमेगा। तो यहां से क्या होगा माइनस माइनस प्लस और यहां से क्या आ जाएगा फिर ये माइनस माइनस का म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू 0 और आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1। तो ये क्या हो गया माइनस के स्क्वायर प्लस आई म्यू सिग्मा ओमेगा माइनस माइनस प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया मुझे म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई म्यू सिग्मा ओमेगा। इक्वेशन नंबर
15, यानी कि हमने प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकाल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन कंडक्टिंग मीडियम। और प्रोपोगेशन कांस्टेंट को देखोगे तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट इस इक्वेशन से क्या आ रहा है, इमेजिनरी आ रहा है। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो इस इक्वेशन से प्रोपोगेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, इमेजिनरी मिल रही है। तो यानी कि दैट इज वेव वेक्टर जो है हमारा वो क्या है, इमेजिनरी है। वेव वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकम इमेजिनरी व्हेन इट प्रोपोगेट इन कंडक्टर, दैट इज the wave vector of EM wave become imaginary when it propagate through conducting medium. Let wave vector is given by, मान लिया कि वेव वेक्टर की इमेजिनरी वैल्यू, वेव वेक्टर इज इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी कैसे होगा, अल्फा के इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। इक्वेशन नंबर 16 हमने क्या मान लिया कि जो इमेजिनरी कंपोनेंट आया वेव वेक्टर के, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इमेजिनरी है तो अल्फा प्लस आई बीटा होगी। अल्फा और बीटा क्या है, यहां पर रियल है, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, के स्क्वायर इक्वल टू, हमें तो क्या चाहिए, के स्क्वायर चाहिए। के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और आई स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2i अल्फा बीटा। इक्वेशन नंबर 16 इसे डाल दो, इक्वेशन नंबर 16। ठीक है भाई, क्योंकि हमें के स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी तो हमने यहां से के स्क्वायर निकाल दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस आई बीटा का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2a अल्फा। इक्वेशन 15 और 16 को कंपेयर कर दो। ठीक है भाई, कंपेयर इक्वेशन 15 एंड 16। 15 और 16 को कंपेयर कर दो। रियल पार्ट कौन सा है इसका, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया यहां से, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। भाई रियल पार्ट इसका कितना है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसमें कितना है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, म्यू सिग्मा ओमेगा। इक्वेशन नंबर 17, इक्वेशन नंबर 18। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहां से अल्फा निकाल लो, तो यहां से अल्फा कितना हो गया, म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2 बीटा। पुट इन 17 में पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर। ठीक है, 4 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। 4 बीटा स्क्वायर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 बीटा की पावर कितनी होगी, 4 होगी, बीटा स्क्वायर 4 इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, 4 यहां आ गया इनटू बीटा स्क्वायर। सबको एक तरफ ले लो, इसको इधर ले जाओ चाहे, तो कितना हो जाएगा, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, ठीक है, माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 19, ये क्या आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 19 आ गई। इसको भी बॉक्स में बंद कर देंगे, इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देंगे। हमारी ये इक्वेशन नंबर 19 आ गई। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं, सिंस अगर ऐसी इक्वेशन होती है हमारी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या हो जाता है, हमारा इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहां से हमारा क्या है, सॉरी यहां क्या था, बीटा की पावर 4, तो ये बीटा की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है भाई। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, बीटा स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का बी, तो माइनस का बी कितना है हमारा, 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, 4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 16
बी स्क्वायर 16 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा 4 इंटू 4 इंटू सी कितना है हमारा, सी है माइनस का म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू -4 म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8, 2 4 जा 8 प्लस माइनस, इसको देखो सॉल्व कर लो इसे, तो ये कितना हो जाएगा √16 म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 16 म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं 4 2 जा, तो बीटा स्क्वायर इज माइनस का म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, तो प्लस माइनस इसमें से क्या है, इसको पूरे को कॉमन ले लो, 16 का कितना हो गया 4, म्यू स्क्वायर का कितना हो गया म्यू, एप्सिलॉन स्क्वायर का कितना हो गया एप्सिलॉन, ओमेगा के 4 पावर 4 का क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर इनटू रो, तो 1 प्लस 16 कॉमन आ गया, म्यू भी कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा सिग्मा स्क्वायर अपॉन, यहां पे ओमेगा की पावर 4 कॉमन लिया, ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां नीचे ओमेगा स्क्वायर और एप्सिलॉन स्क्वायर है, तो यहां पर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है भाई, तो बीटा की वैल्यू यहां पर अभी कॉमन ले लोगे आप लोग, अपॉन 8 भी तो है अपॉन 8, तो 4 2 जा 8, तो बीटा स्क्वायर, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 दोनों में कॉमन है, तो यहां से कितना बचा माइनस का 1 प्लस माइनस √1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू कितना होगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट इंटू -1 प्लस √1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। यहां पर हमने माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस माइनस से माइनस क्यों हटा दिया, क्योंकि बीटा एक रियल क्वांटिटी है और इसको भी आप माइनस ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वहां पर इमेजिनरी कंपोनेंट आ जाएगा। तो बीटा को रियल क्वांटिटी बनाने के लिए हमने क्या लिया है, वहां पर प्लस लिया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इसको यहां से ओमेगा को भी कॉमन ले सकते हैं, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 -1 प्लस √1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2, एंड दिस इज द बीटा जो हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट में, एंड इक्वेशन नंबर 20। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा की, तो अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, तो क्या है हमारा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप ये वाली ले लो, कितनी है ये माइनस का म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 √1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आप क्या करोगे म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लोगे तो कितना आएगा -1/2 +1
प्लस माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये फिर से 1/2 हो गया। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां तक नोट कर लो भाई। अब इसमें से क्या कॉमन है दोनों में से, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ गया हमारा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हमारा इसमें से कॉमन आ गया। तो यहां क्या बचा 1 प्लस माइनस रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू 1, यहां पर फिर से प्लस लेंगे, प्लस रूट 1 प्लस माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि अल्फा रियल क्वांटिटी है, माइनस ले लोगे तो वहां पर क्योंकि रूट है तो इमेजिनरी कंपोनेंट आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा बाहर आ गया, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 1 प्लस रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। इक्वेशन नंबर 21। ठीक है भाई, अगर आप 20 और 21 को देखोगे तो सिर्फ क्या डिफरेंस है, ये +1 है और ये आपका -1 है। क्लियर है भाई, तो दोनों में यही वैल्यू में डिफरेंस आता है। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं के की, ठीक है, तो के इक्वल टू कितना है हमारा अल्फा प्लस आई बीटा, और ई इक्वल टू कितना ई आर टी इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। तो यहां से ई आर टी कितना हो जाएगा हमारा, ई फंक्शन ऑफ आर टी इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई, के की वैल्यू रख दो अल्फा प्लस आई बीटा जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है भाई, इक्वल टू ई आर टी। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, अगर इसे ओपन करोगे तो आई अल्फा आ गया और यहां पर क्या आ गया माइनस का आई स्क्वायर आ जाएगा, आई स्क्वायर बीटा, बीटा के साथ क्या आएगा आई स्क्वायर बीटा, तो माइनस का बीटा जेड आ जाएगा। तो माइनस के बीटा जेड को हम अलग से यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई नॉट ई टू द पावर माइनस, पहले लिख लो ई टू द पावर आई स्क्वायर बीटा इंटू ई टू द पावर आई अल्फा जेड ई टू द पावर बीटा स्क्वायर जेड ई टू द पावर अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। तो ई फंक्शन ऑफ आर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई टू द पावर आई स्क्वायर माइनस बीटा जेड और इंटू ई टू द पावर आई अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी ये 22। सिमिलरली बी फंक्शन ऑफ आर जेड आर टी, ठीक है, इक्वल टू बी नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा जेड ई टू द पावर आई अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 23। अगर आप देखोगे तो ये तो ऑसिलेटिंग टर्म हो गई और ये एम्पलीट्यूड हो गया। सो अगर मैं बात करूं, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एम्पलीट्यूड को, और ये वेव ऑसिलेटिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली, एम्पलीट्यूड क्या क्या हो रहा है, डायरेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टर, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड का एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है और वेव क्या कर रही है, एसिलेटेड। यानी कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये आपने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से दी, तो इनिशियली उसका एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन जैसे ही वो कंडक्टर के अंदर जा रही है उसका एम्पलीट्यूड ई नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा जेड, डायरेक्शन जेड में, डायरेक्शन जेड में एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डीके कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑसिलेटिंग। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टर में जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डीके करेगा। ठीक है, इट मींस दैट
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जब तक कंडक्टर में नहीं गई ऑसिलेट करती है, लेकिन जैसे ही कंडक्टर में जाती है इसका एम्पलीट्यूड क्या करता है, डीके करता है। ठीक है भाई। तो ये वाली टर्म जो है हमारी क्या बता रही है कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, और ये टर्म क्या बता रही है कि वेव ऑसिलेट कर रही है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब तक कंडक्टर में एंटर नहीं करती वो सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही है, लेकिन जैसे ही कंडक्टर में इंसर्ट कर रही है तो ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, यानी कि e टू द पावर माइनस बीटा जेड टर्म जो है उसके कारण एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि जो इमेजिनरी कंपोनेंट है k इक्वल टू बीटा, k इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा में, यानी कि k इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा में जो बीटा कंपोनेंट है वो हमें क्या बताता है कि जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डिक्रीमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड को कौन बता रहा है, इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ बीटा। ठीक है भाई। सो द इमेजिनरी पार्ट बीटा, इमेजिनरी पार्ट बीटा ऑफ वेव। तो जो इमेजिनरी पार्ट है k का, प्रोपोगेशन कांस्टेंट k इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा का जो इमेजिनरी पार्ट है बीटा, वो क्या बता रहा है हमें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ द वेव वेक्टर बीटा विल मेक द वेव एटूनेटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस। यानी कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब कंडक्टर के अंदर एंटर कर रही है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, एटूनेट कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हमें बताता है इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं रियल पार्ट की बात करूं, रियल पार्ट अल्फा, अल्फा जो रियल पार्ट है, इस अल्फा से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी हैव कैलकुलेट वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोपोगेशन वेलोसिटी और या एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। जो अल्फा, अगर हमने जो बीटा अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट की थी अभी, तो उसमें अल्फा प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन वेव वेक्टर का जो कांस्टेंट है अल्फा, उससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन के, और के की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, अल्फा 2 पाई अपॉन अल्फा, क्योंकि हम क्या लेंगे, सिर्फ रियल पार्ट को कंसीडर करेंगे। आई बीटा क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट है, तो इसे क्या कर देंगे हम, नेगलेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ क्या करेंगे, के इक्वल टू क्या लेंगे हम, अल्फा। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है आपका, ओमेगा अपॉन के, वेलोसिटी इज ओमेगा अपॉन के, तो ओमेगा के की वैल्यू क्या ले लेंगे हम, अल्फा। तो इस तरह से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड वन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू कितना होता है हमारा, सी अपॉन बी, और बी की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो कितना हो जाएगा, सी अल्फा ऊपर आ जाएगा अपॉन ओमेगा। तो इस तरह से हम जो हमारा रियल पार्ट है इस वेव वेक्टर का, है ना, उससे हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं बात करूं केस फर्स्ट फॉर पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर के केस में, अगर पुअर कंडक्टर के केस में बात करूं तो एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा इज लेस देन ओमेगा। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन क्या होगा, लेस देन ओमेगा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ओमेगा को इधर ले आओ, एप्सिलॉन ओमेगा इज लेस देन 1। कैसे, जब हमने बात की थी आपकी रिलैक्सेशन टाइम की। अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम की बात करूं, करेक्टरिस्टिक टाइम, तो करेक्टरिस्टिक टाइम टाउ हमारा कितना आता है, करेक्टरिस्टिक टाइम टाउ आया हमारा एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। करेक्टरिस्टिक टाइम कितना आता है, टाउ इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। अगर सिग्मा हाई है तो टाउ क्या होगा, टाउ कम होगा, और सिग्मा लो है तो टाउ क्या होगा, टाउ ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से जो करेक्टरिस्टिक टाइम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी के। तो पुअर कंडक्टर में तो कंडक्टिविटी कम होगी तो टाउ क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो हमारे कंडक्टर है उनमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो टाउ क्या होगा, कम होगा,
और टाउ की बात करें तो टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ओमेगा, ठीक है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा से, ठीक है। तो टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज लेस देन ओमेगा फॉर पुअर कंडक्टर, ठीक है। और गुड कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन ओमेगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा इज लेस देन 1, ठीक है। और बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा ये है, अगर हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा इस 1 से बहुत छोटा है, अगर 1 से बहुत छोटा है तो क्या करेंगे हम, इस वाली टर्म में हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लगा देंगे, सिंस 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इफ x इज वेरी स्मॉल तो हम क्या करते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, 1 प्लस nx, इसको क्या लिख देते हैं हम, अगर हमारा x बहुत छोटा है तो इस फॉर्मूले की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस xn, और ये कितना है, 1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन एफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इज लेस देन 1, यानी कि बहुत छोटा है, तो इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू को क्या लिख देंगे, 1 प्लस 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2, ये कितना है हमारा, इसकी वैल्यू है ये 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस nx, तो 1 तो आ गया, nx n की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो हाफ यहां आ गया, ये आ गया, 1 से आपका 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 इनटू इसका भी रूट 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा से ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई, एप्सिलॉन रूट एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन बाहर आएगा तो नीचे कैंसिल, इस एप्सिलॉन को ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट के अंदर ही है, 2 बाहर आ जाएंगे, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाहर आ गया, ब्रैकेट के स्क्वायर रूट है सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा बाहर आ गया, रूट टू अपॉन 2, स्क्वायर रूट में क्या बचा, ऊपर बचा म्यू और नीचे बचा आपका एप्सिलॉन, तो दिस इज द बीटा इमेजिनरी पार्ट फॉर पुअर कंडक्टर। अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 फॉर गुड कंडक्टर, गुड for good conductor sigma upon epsilon is greater than omega, so that sigma upon epsilon omega is greater than 1, तब बीटा हमारा कितना है, बीटा है हमारा ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है भाई, माइनस 1 प्लस रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। अब एप्सिलॉन अपॉन ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये इस 1 से ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो 1 को क्या कर देंगे हम, 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहां पर हम 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 माइनस 1, तो यहां से हमने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, तो रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2, यहां से हमने क्या किया, 1 को नेग्लेक्ट कर दिया कि इट इज ग्रेटर देन 1, तो हमने 1 को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है भाई, नोट डाउन कर लो। अब बीटा इक्वल टू हमें कितना मिल गया, बीटा इक्वल टू मिल गया ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस फिर से इसके रूट हट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा सिर्फ यहां पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर सब खत्म हो गए, 1 की पावर 1/2, फिर माइनस 1 है और ये ग्रेटर देन 1 है, तो इस 1 को क्या करोगे आप, नेग्लेक्ट कर दोगे, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 इनटू ये क्या बचेगा, रूट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा, ठीक है भाई, एप्सिलॉन से यहां पर एप्सिलॉन कैंसिल आउट हो गया,
तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया हमारा रूट, भाई ओमेगा इसको ओमेगा को काट देगा तो म्यू सिग्मा, ये तो रहे ऊपर, और इस ओमेगा ने इसको काट दिया 1/2 टाइम, रूट म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर गुड कंडक्टर। अगर मैं अल्फा की बात करूं गुड कंडक्टर के लिए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है भाई, यहां पर कितना होता है 1 प्लस रूट 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/2। फिर से पहले आप इसे नेगलेक्ट करोगे, सेम स्टेप ये आ जाएगा, इसके बाद आप इस 1 को भी नेगलेक्ट कर दोगे, यहां पर इस 1 को भी नेगलेक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा सेम। ऐसे ही अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, रूट म्यू सिग्मा ओमेगा अपॉन 2, यानी कि फॉर गुड कंडक्टर, फॉर गुड कंडक्टर रियल पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अल्फा इक्वल टू कितना आ जाता है गुड कंडक्टर के लिए, अल्फा इक्वल टू हमारा आ गया बीटा। ठीक है भाई, अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, अगर मैं फेस की बात करूं, नॉर्मली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में चलती है तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, सेम फेस में होते हैं। बट इन कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेस में नहीं होते, इसको नोट डाउन कर लो। तो इन कंडक्टर E and B, electric field and magnetic field are not in phase। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपके फेस में नहीं होते। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं, यहां बना देते हैं भाई, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां से मैंने बना दिया ये मैग्नेटिक फील्ड बी। तो अगर आप यहां पे देखोगे, ये यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और इसी पॉइंट पर क्या मिल रही है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो यानी कि ये फ्री स्पेस के लिए है। फ्री स्पेस में जब EM वेव प्रोपोगेट करती है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, सेम फेस में होते हैं। और अगर मैं कंडक्टिंग मीडियम की बात करूं, तो जब कंडक्टिंग मीडियम में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी तो उसके फेस कुछ इस तरह से आएंगे। यानी कि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू गेन कर रहा है एम्पलीट्यूड, तो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की कितनी वैल्यू आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम फेस में नहीं होते। ये हमने ग्राफ से शो कर दिया। अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम ऑलरेडी E को ड्राइव कर चुके हैं। ERT अभी हमने कितना किया था, ERT इक्वल टू E नॉट E टू द पावर माइनस बीटा Z E टू द पावर I A अल्फा माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली BRT इक्वल टू B नॉट E टू द पावर माइनस बीटा Z E टू द पावर I अल्फा माइनस ओमेगा टी। ठीक है भाई, तो इसको हम ड्राइव कर चुके हैं पहले ही। अगर मैं B को E की टर्म में लिखना चाहूं तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, K क्रॉस E अपॉन ओमेगा। मैक्सवेल इक्वेशन से B इक्वल टू कितना आ जाएगा, K क्रॉस E अपॉन ओमेगा इक्वल टू K की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, K डायरेक्शन कौन सी ली है प्रोपोगेशन की, हमने Z डायरेक्शन ली है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी ली है हमने, E नॉट X अपॉन ओमेगा। तो यहां से कितना आ गया, K E नॉट अपॉन ओमेगा और Z क्रॉस X इज Y कैप। तो यहां से यहां पर हमने कौन सा लिया था, X कैप लिया था, और ये कौन सा लिया था हमने, Y कैप लिया था। तो मैग्नेटिक फील्ड BRT, तो यहां से हम इससे क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, B की जगह E, B की नोट की जगह क्या आ जाएगा हमारा, K E नोट अपॉन ओमेगा। ठीक है, K E यहां नीचे लिख लेते हैं, ये कैंसिल करके यहां पे BRT इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये वैल्यू कितनी आई, K
ई नॉट अपॉन ओमेगा ई टू द पावर माइनस बीटा जेड और ई टू द पावर आई अल्फा माइनस ओमेगा टी इंटू वाई। क्लियर है भाई? तो हमने क्या निकाल दिया, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब एम्पलीट्यूड है, ठीक है भाई, ठीक है। और k इक्वल टू कितना होता है हमारा, k इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर आई फाई इन प्लेन पोलर में। हमने किसमें फॉर्म में लिख दिया, पोलर फॉर्म में लिख दिया k की वैल्यू को r इक्वल टू ई की पावर आई फाई। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, बीटा नहीं बी मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू आर टी इक्वल टू k की वैल्यू रख दो r ई की पावर आई फाई अपॉन ओमेगा ई नॉट ई टू दी पावर माइनस बीटा जेड और ई टू दी पावर आई अल्फा माइनस ओमेगा टी। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, v फंक्शन ऑफ आर टी इक्वल टू r ई की पावर आई फाई अपॉन ओमेगा नहीं ई की पावर माइनस r अपॉन ओमेगा ई नॉट और ई टू दी पावर जेड ले लो, ई नॉट ई टू दी पावर माइनस बीटा जेड इंटू ई टू दी पावर आई, क्योंकि आई इसमें भी है और आई हमारा आई इसमें भी है फाई में और इसमें भी है, तो आई की पावर आई अल्फा माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। आई कॉमन लेके हमने क्या लिख दिया, माइनस ओमेगा टी, यानी कि आई की पावर टर्म को यहां पर कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या आ गया, प्लस फाई आ गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देखें तो इसमें क्या है, फाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, ठीक है भाई। और अगर पोलर फॉर्म में बात करूं, अगर मेरे पास है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z इक्वल टू आर ई की पावर आई फाई, ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी होती है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फाई कितना होता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये मेरे वैल्यू होती है। तो यहां पर ये वैल्यू सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसको हटा दो। तो यहां से है ना, यहां से हमारी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा। यानी कि हमने क्या निकाल दिया, हमने बता दिया कि अगर हमारी वेव कंडक्टिंग मीडियम में चल रही है तो उसमें कितना फेस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कितना फेस आएगा, फाई इक्वल टू tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा का, क्योंकि इसमें रियल पार्ट में मिलता है और हमें इमेजिनरी पार्ट में मिलता है, तो tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा का फेज डिफरेंस आ जाएगा बिटवीन, सेम फेस में नहीं होंगे कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टिंग मीडियम, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी प्रोपोगेट करेगी, ठीक है भाई। तो ये ऑल अबाउट था मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।